Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से अवेल कर सकते हैं। सो भाई, विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर कॉल्ड सेल। तो हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के MIQs देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? MIQs देखने वाले हैं, मतलब कि इसको लगाने के बाद बस वन शॉट लगाना और ये चैप्टर आपका मास्टर हो चुका होगा, आप इसमें प्रो हो चुके होंगे। तो जल्दी से हेडिंग लगाइए स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर कॉल्ड सेल। चलिए भाई शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैम ने आपको क्या चीज़ सिखा रखी है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने पर वीडियो को पॉज करना है और फिर उसका आंसर खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है। जब नहीं होता फिर वीडियो को रिप्ले करके देखना है। आप पॉज कर लिया, सॉल्व कर लिया, आ जाओ वापस। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनली इन्वॉल्व्ड इन पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग द सिंथेसाइज्ड मटेरियल टू वेरियस डेस्टिनेशंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ओके, कौन सी वो ऑर्गेनली है जो पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग में हेल्प कर रही है, मतलब जो भी चीज़ अंदर बनी है उसको पैक करना और उसको डिस्पैच करना, मतलब बाहर भेजना, वो काम किसका है? जल्दी से बताइए, कौन सी बताई थी मैंने? अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है न्यूक्लियस। तो हमने ये चीज़ नोटिस करी थी कि यहाँ पर इस न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है, इस न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है उससे इस तरीके से एक आउटर मेम्ब्रेन से कैसे एक्सटेंशन निकलता है और उस एक्सटेंशन को हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और आपको ये चीज़ अच्छे से पता है स्टूडेंट्स कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। कौन सी है 2 कैटेगरीज की? एक है स्टूडेंट्स RER और एक है स्टूडेंट्स SER। याद है या नहीं याद है? याद आ रहा है? यस मैम, याद आ रहा है। हम ये देखते हैं, जब RER जब होता है, जब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर यहाँ पर ऐसे आपको राइबोसोम लगे हुए नजर आते हैं, तो इट विल कंसिडर्ड एज RER। और जब राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं तो इट विल कंसिडर्ड एज SER। समझे वाला पॉइंट? यस मैम। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, जो आपका RER होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और जो आपका SER होता है स्टूडेंट्स, वो आपका लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है स्टूडेंट्स? आपका लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब हम ये चीज नोटिस करते हैं कि इन्होंने तो सिर्फ बनाया, प्रोटीन को बनाया, लिपिड को बनाया, बट उसको पैक करना, उसको मॉडिफाई करना, मॉडिफाई मतलब कि कुछ चेंजेस लाने। जैसे प्रोटीन है, अब प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट पार्ट लगा दो तो वो बन जाएगा क्या? ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड में कार्बोहाइड्रेट पार्ट लगा दो तो वो बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड। तो इस तरीके की जो मॉडिफिकेशंस होती है ये स्पेशल ऑर्गेनली कर रही है। वो कौन है स्टूडेंट्स? यहाँ से प्रोटीन बना, यहाँ से लिपिड बना, बट इसका मॉडिफिकेशन होगा और देयर इज अ ऑर्गेनली हियर कॉल्ड गोल्जी एपरेटस। क्या स्टूडेंट्स? गोल्जी एपरेटस, या जिसको हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, वो यहीं पर इस तरीके से बैठी हुई होती है। एंड हम ये देखते हैं कि यहाँ से प्रोटीन लिपिड इसके पास आता है एंड ये उसको मॉडिफाई करती है एंड वेसिकल्स की फॉर्म में यहाँ से रिलीज कर देती है। अब ये वेसिकल्स स्टूडेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक ये प्रोटीन की वेसिकल्स हो सकती हैं, लिपिड की हो सकती हैं। जैसे कि आपको पता है लाइसोसोम्स भी गोल्जी बॉडी ही बनाती है। जो एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। उसको ये मॉडिफाई करती है, उस प्रोटीन को ये मॉडिफाई करती है एंड देन अल्टीमेटली फॉर्मेशन करती है लाइसोसोम का भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर हो जाएगा आपका गोल्जी एपरेटस, क्योंकि गोल्जी एपरेटस इज द ओनली ऑर्गेनली प्रेजेंट इन द सेल विच हेल्प इन द पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ द मटीरियल। डन।
तो स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी भी चीज का डिस्पैच या पैकेजिंग नहीं कर रहा है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्लोरोप्लास्ट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में होती है फोटोसिंथेसिस। लाइसोसोम भी नहीं हो सकता क्योंकि लाइसोसोम होता है आपका सुसाइड बैग ऑफ द सेल, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। डन, आगे बढ़ जाओ, चलो भाई लो इसका स्क्रीनशॉट। तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल, ओके, एक नॉन डिवाइडिंग सेल है, डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल व्हिच कैन बी सीन एज। एक नॉन डिवाइडिंग सेल में आपको डीएनए किस फॉर्म में पड़ा हुआ नजर आता है? तो आइए बताती हूँ स्टूडेंट, जैसे कि आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स। तो हम ये देखते हैं इसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ होता है, क्या? डीएनए। अब हम देखते हैं डीएनए जो आपको दिखता है ना, वो अल्टीमेटली आपको उस स्टेज पर नजर आता है जब वो डिवाइड कर रही होती है। जब सेल्स डिवाइड करती है तो हमें सही से डीएनए नजर ही जब आता है, वो भी क्रोमोसोम्स में, जो मतलब डीएनए बोल रही हूँ, क्रोमोसोम अल्टीमेटली हमें नजर ही कब आते हैं? जब सेल डिवाइड कर रही होती है। बट उससे पहले सेल कैसी स्टेज में पड़े होते हैं? जब वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब कि उस टाइम पर जो डीएनए है वो कैसे पड़ा हुआ होता है? वो पड़ा हुआ होता है थ्रेड्स में। किस में पड़ा हुआ होता है स्टूडेंट्स? ऐसे ऐसे वो थ्रेड्स में पड़ा हुआ होता है, लाइक दिस, ऐसे। और इन थ्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ये आपका डीएनए इस फॉर्म में पड़ा हुआ रहता है। डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। ये क्या है? ये है आपका क्रोमैटिन। तो हम ये देखते हैं कैसे देखने के लिए मिलता है हमें, एनलार्ज मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हमें बहुत बड़े बड़े थ्रेड नजर आते हैं। इस फॉर्म में आपका डीएनए पड़ा हुआ होता है जब आपकी सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, डिवाइड नहीं कर रही होती, ये पॉइंट भी याद रखना। थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर में हमें नहीं देखने को मिलता है, हमें ऐसा जब देखने के लिए मिलेगा डीएनए जब वो डिवाइडिंग फेज में होगा। डन। फाइन ग्रेन्यूल्स नहीं, ग्रेन्यूल में डीएनए प्रेजेंट ही नहीं होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इस भी फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। डन, समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? तो फाइन थ्रेड है, ये समझ में आ गया। किस फॉर्म में? धागे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या है ये धागे? जिस टाइम पे डीएनए थ्रेड लाइक फॉर्म में पड़ा हुआ होता है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्रोमैटिन बोलते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ जाऊं। ओके, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल ऑर्गेनली इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर्स। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को अभी पीछे एक बात बताई थी कि देयर इज अ ऑर्गेनली जो चीज़ों को पैकेज करने में, मॉडिफाई करने में, डिस्पैच करने में हेल्प करी है। मॉडिफिकेशन जैसे पॉलीसेक्राइड्स है ना, जो ये शुगर्स हैं, तो हम ये देखते हैं इनका मॉडिफिकेशन भी, ये बनती ही मॉडिफिकेशन से हैं। ये सिंपलेस्ट मतलब जितनी भी आपकी सिंपल शुगर्स होती हैं ये उसको मॉडिफाई करती है एंड देन अल्टीमेटली उससे बनाती है पॉलीसेक्राइड। तो वो है आपकी कौन? वो है आपकी गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस ही आपकी ऑर्गेनली होती है जो सिंपल शुगर से किसका फॉर्मेशन करती है स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन करती है। समझ में आने वाली चीज़ आप लोग को, इसको पॉइंट को मेंशन करो अपने नोट्स के अंदर कि गोल्जी एपरेटस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम द सिंपल शुगर। डन, आगे बढ़ जाऊं? यस मैम, चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आंसर विल बी ए, डी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं हो सकता बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। प्लास्टिड्स भी नहीं हो सकते क्योंकि प्लास्टिड्स कभी भी ऐसे प्लास्टिड्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं या फिर स्टोरेज में हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स भी नहीं हो सकते बिकॉज राइबोसोम्स हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो आंसर क्या होगा आपका? डी हो जाएगा। डन, आगे बढ़ जाऊं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। अभी तक हम लोगों ने एमसीक्यूज देखे, अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स वेरी शॉर्ट। तो वेरी शॉर्ट में स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे हु कॉइन्ड द टर्म सेल। सेल टर्म किसने दिया था? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक साइंटिस्ट थे जो क्या कर रहे थे, जिन्होंने कॉर्क के ऊपर स्टडी किया था। किसको स्टडी किया था? ऑन कॉर्क। एंड जब उन्होंने कॉर्क को पढ़ा था तो उन्होंने देखा था देयर इज अ, उन्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला था जैसे हनी कॉम्ब होता है ना, छत्ता जो होता है मधुमक्खी का, वो ऐसे ही तो नजर आता है। इस तरीके से हनी कॉम्ब सा। तो हमने ये बोला था कि ये हनी कॉम्ब सा स्ट्रक्चर उनको नजर आया था। अभी साइंटिस्ट का नाम नहीं बताऊंगा, थोड़ा सस्पेंस तो क्रिएट करना दो। फिर स्टूडेंट्स हमने ये देखा था कि ये जो ऐसा जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, तो उन्होंने बोला था लैटिन में
मतलब जो वो होते हैं ना, लाइक मॉन्क्स वगैरह होते हैं, उनके रूम्स को सेला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेला बोला जाता है। और उनकी शेप कुछ ऐसी होती है, वो लैटिन लैंग्वेज में उनके रूम्स को ऐसे सेला बोलते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा था सेल। क्या पढ़ा था स्टूडेंट? सेल पढ़ा था। और साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। कौन थे स्टूडेंट? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट थे हमारे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक जो थे स्टूडेंट, देखो हुक हुक मैंने क्या बताया था, हुक डाल दो, तो इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। डेड सेल की स्टूडेंट्स इन्होंने क्या करी थी? डिस्कवरी करी थी। समझ में आया वाला पॉइंट है? नहीं आया? डन, आ गया समझ में? तो स्टूडेंट्स किसने करा था टर्म सेल को डिस्कवर? रॉबर्ट हुक ने किया था। डन, आगे बढ़ जाओ, स्क्रीनशॉट लो। तो आंसर विल बी रॉबर्ट हुक। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपका रॉबर्ट हुक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी किसने दी थी स्टूडेंट्स? देखिए, आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि मैम सेल थ्योरी 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, बट सेल थ्योरी क्या रही थी? रुको, साइंटिस्ट का नाम भी बताते हैं। सेल थ्योरी क्या कह रही थी मैम? सेल थ्योरी ने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। पहला पॉइंट था कि जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी प्लांट्स हैं वो बने हुए हैं सेल्स के। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल। और ये स्टेटमेंट 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, बताऊंगी, रुको। पहला पॉइंट तो ये था इसका कि सारे एनिमल्स एंड सारे प्लांट्स जो होते हैं वो सेल्स के बने हुए होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट था सेल थ्योरी का कि ये जो सेल्स हैं जिनकी आप बातें कर रहे हैं, वो कहाँ से आई हैं? वो आई हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं। मतलब कि जो पहले से ही सेल्स एग्जिस्ट कर रही थी, उन्होंने रिप्रोडक्शन करके, डिवाइड करके उन सेल का फॉर्मेशन किया है। तो ऑल न्यू सेल्स arises from pre-existing cell। प्री-एग्जिस्टिंग सेल का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है। क्या? जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है वो होती है आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये थी सेल थ्योरी। अब प्रपोज किसने किया था? 3 साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स यहाँ पे। उन साइंटिस्ट का नाम क्या है? साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ विर्चो, थियोडर श्वान एंड मैथियास शेल्डन। ये 3 साइंटिस्ट थे स्टूडेंट जिन्होंने सेल थ्योरी को आपस में कंपोज किया था। तो देखिए कौन कौन से? मेथी, मैंने याद किया था ना, मेथी कौन था? मेथी था जिसने प्लांट सेल की डिस्कवरी करी थी। मैथियास शेल्डन, थियोडर श्वान, थियोडर श्वान से याद रखना, स्वान एक बर्ड होता है, तो उन्होंने एनिमल सेल के बारे में बताया था। एंड नेक्स्ट है आपका रुडोल्फ विर्चो। डन स्टूडेंट्स, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि सेल थ्योरी किसने दी थी। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया? चलिए, तो स्टूडेंट्स आंसर हम लोग देखेंगे। मेथी शेल्डन, मतलब वही मैथियास शेल्डन एंड थियोडर श्वान प्रपोज द सेल थ्योरी। रुडोल्फ विर्चो मॉडिफाई। देखिए, इन्होंने जो सेल थ्योरी दी थी ना वो बेसिकली सही, मतलब सही तो थी, बट इन्होंने ये नहीं बताया था। इन्होंने ये तो बता दिया था कि एनिमल एंड प्लांट सेल से बने हुए हैं, बट ये नहीं बता पाए थे कि वो एनिमल और प्लांट सेल जिनके बारे में आप बातें कर रहे हैं वो आई कहाँ से है जनाब, ये तो बता दीजिए। उसको मॉडिफाई किया था रुडोल्फ विर्चो ने, जिन्होंने अपना एक स्टेटमेंट ऐड किया था, ऑमनिस सेल्यूला इज सेल्यूला। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इंग्लिश में होता है कि ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इस बारे में बात करी थी रुडोल्फ विर्चो ने। तो इसलिए सेल थ्योरी जो है वो 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, थियोडर श्वान, मैथियास शेल्डन एंड रुडोल्फ विर्चो। modified the cell theory and stated that every cell arises from pre-existing cell। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आएगा, सेल थ्योरी जरूर पूछी जाएगी, मैं लिख कर देती हूँ इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लाइट माइक्रोस्कोप? स्टूडेंट्स, लाइट माइक्रोस्कोप क्या था? देखिए, लाइट माइक्रोस्कोप मैंने आपको बताया था, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप जो होते हैं मैम, वो जो ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब ऐसी ऑर्गेनिजम्स लिविंग हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड मतलब अपनी नंगी आंखों से ऐसे नहीं देख सकते, ऐसे कहीं मुझे बैक्टीरिया नाचता हुआ नजर आ रहा है कहीं पे, हाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा मतलब कि बिना माइक्रोस्कोप के हम नहीं देख सकते। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हेल्प से हम लोग उन ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं जो हमारे विजिबल रेंज में नहीं आते हैं। विजिबल रेंज में ना आने का मतलब है कि हम उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसी के बेसिस पर मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्कोप 2 टाइप्स के होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोला जाता है,
जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसमें जो हम देखते हैं ये आराम से हमें 25 मतलब इसका एक रेंज होती है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, हम 200 नैनोमीटर से ऊपर की चीज़ें ही देख पाते हैं, इसकी लिमिटेशन ये थी। तो 200 नैनोमीटर से नीचे वाली चीज़ें हम इसमें नहीं देख पाते हैं, इसलिए दूसरा माइक्रोस्कोप आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी बताऊंगी, देखो। तो एन इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सोर्स ऑफ विजिबल लाइट, हम इसमें देखते हैं कि हम इसमें ये इंस्ट्रूमेंट होता है पूरा, इसमें हम एक लाइट का सोर्स देते हैं नीचे की तरफ से और अपने स्पेसिमेन को ऊपर रखते हैं, फिर उसको आई पीस से देखते हैं ऐसे, और जब हम आई पीस से ऐसे झांक कर देखते हैं तो हमें नीचे से लाइट वगैरह पड़ती है, तो हमें वो आराम से उससे रिफ्लेक्ट करती हुई हमें आती हुई दिखाई पड़ती है और हमें दिखता है कि भाई क्या वहाँ पे प्रेजेंट है, बैक्टीरिया कैसा है, दिखने में उसकी खूबसूरती देखेंगे, हम देखेंगे पार्लर से आया है नहीं आया है, ये सब कुछ हम लोग उसके अंदर देखते हैं। नेक्स्ट, an instrument consisting of a source of visible light and a system of glass lenses that allow a large image of specimen to be viewed, मतलब हम इसमें 1000 टाइम बड़ी इमेज देख सकते हैं उसकी, जो भी ऑब्जेक्ट आपने वहाँ पे ले रखा है। नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी एक माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, और जितनी मतलब मैंने आपको बताया ना, उसकी लिमिटेशन थी 200 नैनोमीटर से, मतलब उससे नीचे नहीं देख पाएगा, बट ये बहुत राइबोसोम जो 25 नैनोमीटर का होता है ना, उसे भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने देख चुका, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने ही उसका स्ट्रक्चर हमें दिखाया है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बीम का इस्तेमाल करते हैं टू विजुअलाइज सेल्यूलर स्ट्रक्चर, जिससे हमें सेल के स्ट्रक्चर्स नजर आ सकें, एंड देयर बाय एग्जामिन सेल्यूलर आर्किटेक्चर। द रेजोल्यूशन इज मच ग्रेटर, इसका रेजोल्यूशन होता है कि आप 2 पॉइंट्स को कितने अच्छे से देख पा रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे एक जैसे डॉट बनाया, अगर आपको डॉट ऐसे ही नजर आ रहा है ना दूर दूर, तो आपका रेजोल्यूशन अच्छा है, बट अगर ये डॉट मैं ऐसे बना दूं ऐसा, तो आप सही से आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे ना कौन सा डॉट कौन सा है, तो ये अच्छा रेजोल्यूशन होता है, ये बेकार रेजोल्यूशन होता है, समझे? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है देन दैट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, अलाउइंग डिटेल्ड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। इसलिए हम लोग देखते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा व्यू देखने के लिए मिल जाता है एज कम्पेयर टू द लाइट माइक्रोस्कोप। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स आपको बताना है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि इन तीनों का डिफरेंस मैं आपको कराती हूँ, एक मिनट। तो आप यहाँ पे इसको देखेंगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। ओ ओ ओ ओ ओ डन। अब देखिए स्टूडेंट्स, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है। मान लीजिए आपने क्या करा, आपने एक बीकर लिया, आपने एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर आपने आरबीसी नाम की एक सेल को रखा। किसको रखा? आरबीसी को। मैं आरबीसी को रख रही हूँ बिकॉज हमने इस पर एक्सपेरिमेंट कर रखा है। ये आरबीसी होगी। अब हम क्या चीज़ नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आरबीसी हो गई। अब आपने यहाँ पे कॉन्स्टेंट मतलब यहाँ पे ऐसे कुछ सोल्यूशन भी यहाँ पर ले रखा है, या आपने सोल्यूशन ले रखा है। अब डिपेंड करता है आपने सोल्यूशन ले कैसा रखा है। डिपेंड क्या करता है स्टूडेंट्स, डिपेंड करता है कि आपने सोल्यूशन कैसा ले रखा है। आपने कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ले रखा है, सिंपल सी बात है। आपके लेवल पर आप सिर्फ इतना याद रखो, अगर पानी ज़्यादा है, अगर बाहर पानी ज़्यादा है तो पानी ऑस्मोसिस करेगा। ऑस्मोसिस क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर रीजन टू द लोअर रीजन, यही होगा। तो हम ये देखेंगे अगर बाहर पानी ज़्यादा है तो पानी अंदर घुस जाएगा और सेल फूल जाएगी। होगा नहीं होगा? मानते हो नहीं मानते हो इस बात को? और फिर हम लोग देखेंगे अगर पानी अंदर मतलब पानी का कॉन्सेंट्रेशन, मान लो आपने क्या करा, आपने एक पानी का गिलास लिया और उसमें आपने चीनी डाली, 1 चम्मच डाल दी, चलो ठीक है। फिर आपने दूसरा पानी का गिलास लिया, उसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाल के उसमें 10 चम्मच चीनी डाली। तो पानी किसमें मतलब पानी की कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज़्यादा है? उस वाले में जिसमें आपने 1 ही चम्मच चीनी डाली है। तो अब हम देखेंगे अगर मान लीजिए आपने बाहर वाले सोल्यूशन में पानी आपका कम है और सेल में ज़्यादा है पानी, मान लो बाहर अगर पानी कम है, इसका मतलब जो आपने सॉल्यूट ऐड करा था वो ज़्यादा है,
तो हम ऐसे केस में क्या देखेंगे, पानी सेल से निकलकर बाहर आ जाएगा। क्या? क्योंकि पानी बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है, तो वो बाहर अंदर से निकलकर कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर एक केस ये हो सकता है कि आपने दोनों साइड की कॉन्सेंट्रेशन सही रख रखी है, मतलब कि जितनी बाहर है वाटर की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है स्टूडेंट्स, अंदर है। इट मीन्स कि अगर फ्लो ऑफ वाटर होगा भी तो जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। समझ रहे हैं आप मेरा पॉइंट? मैं ये बोल रही हूँ कि जितना आपका वेट, अगर मान लीजिए आपने ये कॉन्सेंट्रेशन भी सही रख रखी है, बाहर वाली भी सेम है और अंदर वाली भी सेम है, तो हम ये देखेंगे अगर थोड़ा पानी अंदर जाएगा भी तो उतना ही पानी वापस आ जाएगा। तो ऐसे केस में जहां पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सराउंडिंग सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सेल कॉन्सेंट्रेशन, जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो होगी सेल की एंड सराउंडिंग सॉल्यूशन की इक्वल होगी, देन सेल साइज रिमेन सेम because there is equal flow of water, there is equal flow of water फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। समझ में आई वाली चीज आप लोगों को? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, जहां पर मैम हम देखेंगे जो कॉन्सेंट्रेशन है अंदर और बाहर की इक्वल रहेगी, और अगर वाटर का फ्लो होगा भी तो वो इक्वल अमाउंट में होगा, मतलब कि सेल की साइज पर कोई भी चेंज हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। समझ में आई चीज? पहले इसका इतने का स्क्रीनशॉट लो, पहले इतना पढ़ाती हूँ। देखो हो गया isotonic. If the solution that has the same concentration osmotic as well as solvent as that of another solution, it means कि अगर दोनों की concentration same है तो ऐसे केस में हम देखेंगे कि सेल का साइज कैसे रहने वाला है, रिमेन सेम ही रहने वाला है। और स्टूडेंट्स हाइपरटोनिक में क्या होगा, इट इज वन विच हैज अ हायर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन एंड लेस सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू अनदर सोल्यूशन। इसमें हम लोग क्या चीज़ नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग ये चीज़ नोटिस करेंगे कि एक जगह पानी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और एक जगह पानी कम होगा। तो इसके अंदर मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है कि वेट अब अगर हम लोग हाइपर सोल्यूशन की बात करें, हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात करें, तो इसके अंदर हम लोग क्या चीज़ नोटिस करेंगे, इसके अंदर हम चीज़ नोटिस करेंगे कि सेल जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, ऐसे सुकड़ जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी? सेल विल श्रिंक। क्यों होगा श्रिंक? सोचो, श्रिंक क्यों होगी सेल? क्योंकि मैम हम यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करेंगे कि बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम रहने वाली है। क्या रहने वाली है स्टूडेंट्स? बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम रहने वाली है। वाटर कॉन्सेंट्रेशन is less than सेल कॉन्सेंट्रेशन देन सेल। तो इसका मतलब कि अगर बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है स्टूडेंट्स, तो अंदर से निकल के बाहर आएगा पानी, तो इसका मतलब सेल सुकड़ जाएगी। समझे वाला पॉइंट आप लोग? और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे सेल विल बिकम swollen। क्या होगा स्टूडेंट? हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि सेल जो होगी वो फूल जाएगी। क्यों फूल जाएगी? क्योंकि हम ये देखेंगे कि मैम यहाँ पर सेल की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सेल के अंदर जो पानी है वो कम रहेगा एज कंपेयर टू बाहर से। तो कॉन्सेंट्रेशन, एक मिनट, वाटर कॉन्सेंट्रेशन of surrounding is more than cell। डन। तो इसी वजह से हम देखेंगे कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल आपकी फूल जाती है। क्या हो जाती है? फूल जाती है। समझ में आने वाला पॉइंट आप लोगों को? समझ में नहीं समझ में आया? जल्दी से बताइए आप। डन, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाऊं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हाइपरटोनिक में क्या होगा, इज द सोल्यूशन दैट पजेसेस लोअर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इसमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, कम रहेगी, एंड हायर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू अनदर सोल्यूशन। तो इनसे ज़्यादा बेटर आपको ये वाली चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। यहाँ पे अभी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपसे ज़रूर पूछ रहा था कि हाइपरटोनिक में सेल के साथ क्या होगा, हाइपोटोनिक में क्या होगा और आइसोटोनिक में क्या होगा। डन, आगे बढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग, आपको इन दोनों के नाम बताने, मतलब ये जो आपको दो ऑप्शन मतलब दे रखे हैं, आपको बताना है किचन ऑफ द सेल कौन सा होता है। तो स्टूडेंट्स किचन ऑफ द सेल कौन सा होता है, जल्दी से बताइए कौन होता है। मैम किचन ऑफ द सेल होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि यहीं पर ही आपका क्या बनता है स्टूडेंट्स, खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस यहीं पर ही होती है। यहाँ पर आपको प्लास्टिड लिखा हुआ भी मिल जाएगा, बिकॉज प्लास्टिड का ही टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट। डन। क्लोरोप्लास्ट कुछ कैसा होता है स्टूडेंट्स, ग्रीन कलर की ऑर्गेनली होती है आपकी, जो आपकी किस में हेल्प कर रही होती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही होती है, इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, इसको किचन ऑफ द सेल बोला जाता है। नेक्स्ट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है जो एनर्जी बना रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था पावर हाउस का मतलब होता है जो एनर्जी बनाए, जो एनर्जी को जनरेट करे। तो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है स्टूडेंट्स, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज इट जनरेट्स, क्यों है ये ऐसा, बिकॉज इट जनरेट्स दी एटीपी। ये क्या जनरेट करेगा स्टूडेंट्स, ये एटीपी को जनरेट करेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट सिंथेसाइज द फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। क्योंकि हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स के जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपका फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या करता है, फूड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ जाऊं। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखा क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली। ओके, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आपको दो ऑर्गेनली दिख रही हैं, इनका आपको मेन फंक्शंस डिस्क्राइब करने हैं। आइए बताती हूँ मैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि गोल्जी बॉडी क्या है, शर्माकर बैठी हुई है, किससे बैठी हुई है, शर्माकर। जल्दी से बताइए। देखिए पहले मैं यहाँ पे पूरा वो बनाती हूँ सेटअप। दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यूक्लियस। एंड आपको पता है न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट्स, ये आगे ऐसे फर्दर एक्सटेंड हो जाती है। डन। ये जब इससे फर्दर एक्सटेंड हो जाती है स्टूडेंट्स, तो व्हाट वी तो हम लोग यहाँ पे क्या चीज नोटिस करते हैं स्टूडेंट्स, इसके आगे ऐसे यहाँ पर एक शर्माई हुई कौन बैठी है, यहां पर कौन बैठी है, यहां पर बैठी है आपकी गोल्जी बॉडी। अब हम लोग अगर इनकी नेमिंग करेंगे तो आपको ये चीज अच्छे से मालूम है स्टूडेंट्स के मैम यहाँ पर इसके ऊपर कहीं कहीं पर राइबोसोम लगे हुए मिलेंगे आपको, और जहां जहां आपको राइबोसोम लगे हुए मिलेंगे वो आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बट जहां पर आपके राइबोसोम लगे हुए मिलेंगे स्टूडेंट्स, तो वो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, जल्दी से बताइए। वो हम कंसिडर करते हैं RER। क्या कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स, हम उसको RER कंसिडर करते हैं। और जिस पर नहीं लगे हुए होते उसको क्या कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स, SER कंसिडर करते हैं। अब एक बात आप अच्छे से जानते हैं कि जो आपका RER होता है स्टूडेंट्स, वो क्या हेल्प करता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब RER तो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है मैम, यहाँ से ये बनाएगा प्रोटीन। क्या बनाएगा स्टूडेंट, ये बनाएगा प्रोटीन। और जो आपका SER होता है वो बनाता है आपका लिपिड। क्या बनाता है, वो लिपिड बनाता है। डन। अब आप सोचेंगे मैम पूछा गोल्जी बॉडी था, आप पढ़ा रही हैं, रुको सब्र करो, सब समझ पाएगा। तो अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये प्रोटीन जो होता है ना, ये मॉडिफाई नहीं होता है यहाँ पे। मतलब क्या, ऐसे समझ लो कि ये कच्चा मटेरियल है और अब ये पूरी तरीके से मॉडिफाई नहीं हुआ, ऐसे पैक नहीं हुआ, और इसको डिस्पैच कौन करेगा, वो एक और ऑर्गेनली करेगी। हम ये देखते हैं यहाँ से प्रोटीन बनता है, और ये प्रोटीन बनता है और यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है, लिपिड बनता है और यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है, और यहाँ से ऐसे वेसिकल्स बन के यहाँ पे ऐसे फ्यूज हो जाती हैं, और इनमें प्रोटीन एंड लिपिड्स रहता है। देन अल्टीमेटली गोल्जी बॉडी उस प्रोटीन एंड लिपिड को मॉडिफाई करता है एंड यहाँ से ऐसे वेसिकल्स की फॉर्म में रिलीज कर देता है। तो इट मीन्स कि मैम पहला अगर हम लोग करेंगे गोल्जी बॉडी के फंक्शन को, अगर मैं ये आपको बताऊं यहाँ पे, दिस इज द गोल्जी बॉडी।
तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। पहला फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा फंक्शन होता है स्टूडेंट्स इसका पैकेजिंग करना। क्या करना है स्टूडेंट्स? पैकेजिंग में हेल्प करना एंड डिस्पैच करना। एंड यू नो व्हाट, यहां से एक ऑर्गेनली भी यही बनाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम नाम के ऑर्गेनली भी यही बनाता है। हम ये देखते हैं आर से कुछ प्रोटीन आता है, जो देखिए सारे के सारे एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन ही होते हैं। तो आर से प्रोटीन आता है, ये उस प्रोटीन को मॉडिफाई करता है और यहाँ से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो अगर गोल्जी बॉडी नहीं होगी तो लाइसोसोम भी नहीं होंगे और अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी, समझे। फिर आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग वैक्यूल पे। वैक्यूल स्टूडेंट्स हम लोग नोटिस करते हैं कि वैक्यूल जो होती है वो प्लांट में बड़ी होती है। अगर वैक्यूल्स की बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में वैक्यूल लार्ज होते हैं और क्या काम कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स स्टोरेज का काम करते हैं। जैसे कि सेल सैप को स्टोर करना प्लांट्स का वैक्यूल का काम होता है। कम से कम 90%, कितना 90% जो वाटर है सेल का वो किसके पास स्टोर रहता है? वैक्यूल के पास स्टोर रहता है इन द प्लांट सेल। और ये वेस्ट भी स्टोर करती है, वेस्ट को कुछ पिगमेंट्स को भी ये स्टोर करके रखता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी तुम लोगों को जब मैंने वैक्यूल पढ़ाया था कि ये पिगमेंट को तो स्टोर करता है, बट ये कौन सा पिगमेंट स्टोर करता है, वाटर सॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल? इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है जल्दी से, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। और अगर हम लोग मतलब बेसिकली वैक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज का। किसका? स्टोरेज का काम होता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लांट्स में एनिमल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, टेम्पररी होते हैं। गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट एंड सिंथेसाइजेस ऑफ लाइबोसोम्स एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स। वही सेल जो प्लांट सेल में सेल प्लेट होती है वो भी यही बनाती है। दूसरा लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी ये करती है और सेक्रेटरी वेसिकल्स भी है, क्योंकि मॉडिफिकेशन पैकेजिंग इन सब में भी हेल्प कर रही है। वैक्यूल जो है वो मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस में इन्वॉल्व है। मैंने ये चीज़ बताया, वाटर को बैलेंस करने का भी काम किसका होता है? वैक्यूल का होता है, क्योंकि वो स्टोर करके रखता है। कितना जाना है कितना आना है सब कुछ वैक्यूल डिसाइड करता है। आइडेंटिफाई द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड। ये जो साइड में आपको फिगर गिवन है इसको आइडेंटिफाई कर लो पहले। ये गुमशुदा की तलाश आपको मिलेगी ऐसे हुई भी। तो जल्दी, आई होप आपको गुमशुदा समझ में आ गया होगा। कौन है? कौन है? जल्दी से बताइए ये कौन है। मैम ये तो हमें न्यूक्लियस नजर आ रहा है। करेक्ट। क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? ये आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है। कैसे पहचाना आपने कि न्यूक्लियस है? रुक जाइए अभी बताते हैं। हमने पहचाना ऐसे कि देखिए यहाँ पर ये आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? आप ये देखो यहाँ पे बीच में ये एक गोला नजर आ रहा है, उसको एक्स मार्क कर रखा है इन्होंने। फिर ये धागे नजर आ रहे हैं आप लोगों को, इसको इन्होंने वाई मार्क कर रखा है। जरा इनकी नामकरण और कर दो इनका। तो भाई ये तो मेरे बच्चे एकदम से कर देंगे। हाँ, आइडेंटिफाई द फिगर। फिगर क्या है स्टूडेंट्स आपकी? ये है न्यूक्लियस। क्या है स्टूडेंट? ये आपकी न्यूक्लियस है। अब एक्स एंड वाई क्या है? एक्स क्या है जल्दी से बताइए। एक्स है मैम न्यूक्लियोलस। क्या है एक्स? न्यूक्लियोलस। मैंने आपको बताया था ना, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड रीजन रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो एक्स इज योर न्यूक्लियोलस। डन। फिर आते हैं आपके वाई पे। वाई क्या है? वाई इज द क्रोमैटिन। वाई क्या है स्टूडेंट्स? आपका क्रोमैटिन है। डन। फिर ये बोल रहे हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ये जो एक्स है इसका फंक्शन पूछ रहे हैं आपसे। चलिए आइए बताती हूँ उसका फंक्शन। देखिए एक्स का जो फंक्शन है, देखिए एक्स का फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्स का फंक्शन होगा, ये जो होता है आपको ये चीज अच्छे से मालूम है कि जो आपका न्यूक्लियोलस होता है, ये न्यूक्लियोलस आरएनए का फॉर्मेशन करता है, आरएनए का सिंथेसिस करता है ये। और हम ये देखते हैं ये जो फर्दर आरएनए होता है ये किसका फॉर्मेशन करता है? राइबोसोम का। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर आरएनए सिंथेसिस एंड राइबोसोमल सिंथेसिस। राइबोसोम का फॉर्मेशन भी कौन करता है? न्यूक्लियोलस ही करता है। और आरएनए का फॉर्मेशन भी कौन करता है? न्यूक्लियोलस ही करता है। क्योंकि राइबोसोम है क्या? राइबोसोम कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, आरएनए है, वो आपस में ऐसे फोल्ड हो चुका है और यहाँ पर बीच में कुछ प्रोटीन्स लग चुके हैं यहाँ पे ऐसे। यही आपका आरएनए है और कुछ नहीं, मतलब राइबोसोम है। यही क्या है स्टूडेंट आपका? ऐसे राइबोसोम है और कुछ नहीं है, राइबोसोम यही है। राइबोसोम और कुछ नहीं है, आरएनए अलोंग विद सम प्रोटीन्स
इज कॉल्ड राइबोसोम। तो इस तरीके से न्यूक्लियोलस का ये फंक्शन हम लोगों ने देख लिया। समझ में आई ये चीज? जल्दी से बताइए, क्लिक हो या नहीं हुई? यस मैम, ये चीज हमें अच्छे से समझ में आ गई है। तो भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसी बात पर लो। चलो नेक्स्ट, इट इज अ फिगर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। ऑब्वियस सी बात है, प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस होता भी नहीं है। एक्स न्यूक्लियोलस है एंड वाई क्रोमैटिन है। फंक्शन क्या है न्यूक्लियोलस का? सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। किसका फॉर्मेशन करना स्टूडेंट्स? राइबोसोम का फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में आपको क्या बताना है? डिफरेंस बताना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आइए देखते हैं। तो इधर साइड लिख लेते हैं प्रोकैरियोटिक, और इधर साइड लिख लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग यूकैरियोटिक। तो देखिए प्रोकैरियोटिक, पहले तो नाम से ही शुरू करेंगे, नाम ही ऐसा है तो नाम में मैम कुछ ना कुछ छुपा है। करेक्ट, नाम में क्या छुपा है स्टूडेंट्स? जो आपका प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रो का मतलब होता है पुराना, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है स्टूडेंट्स? प्रिमिटिव होता है, पुराना होता है। और यूकैरियोटिक में हम देखते हैं एडवांस न्यूक्लियस होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? एडवांस न्यूक्लियस होता है। और इसमें कैसा होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। फिर हम लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं स्टूडेंट्स कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब बहुत ही बेकार होता है, पुअर न्यूक्लियस होता है। और इसके पास यही तो है ना, एडवांस न्यूक्लियस है। इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है न्यूक्लियोइड। क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके पास न्यूक्लियोइड होता है। और इसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस along with nuclear membrane, along with nuclear membrane। और उसके पास न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है? द रीजन जहां पे इसका क्रोमोसोमल डीएनए पड़ा हुआ होता है। जैसे कि मान लीजिए ये सेल है और इसका सर्कुलर होता है ऐसे क्रोमोसोमल डीएनए, और जहां पड़ा हुआ होता है, जहां पर पड़ा हुआ होता है उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। डन। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट्स के इसके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती और इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। और इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? कुछ ऐसा। ये सेल है, इसका न्यूक्लियस देखो कितना कमाल का है। ऐसी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रहेंगी, और यहां पर ऐसे डीएनए पड़ा हुआ रहता है। समझ गए वाला पॉइंट? तो इसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसके पास होता है। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसके पास कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं होती, मतलब सेल ऑर्गेनेली बोल रही हूँ कि इसके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं होती है। नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली इसके पास नहीं होती है, बट इसके पास होती है। हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। क्या होती है स्टूडेंट्स? इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होती है। डन। समझ में आने वाली चीज आप लोगों को? यस मैम, समझ में आ गई। फिर स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इसके पास सिंगल क्रोमोसोम होता है, बट उसके पास मल्टीपल क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। सिंगल क्रोमोसोम रहेगा और इसके पास कैसे रहते हैं स्टूडेंट्स आपके? मोर देन, मतलब मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो 46 क्रोमोसोम रहेंगे। तो वेराई करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम लोग यूकैरियोट्स हैं। डन। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ूं। चलिए, साइज भाई देखो, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, प्रोकैरियोट सेल अगर इतनी है ना तो यूकैरियोटिक इतनी बड़ी है। तो साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको देखने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे 5 to 100 होती है, 1 to 10 माइक्रोमीटर होती है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर रीजन, अ न्यूक्लियोइड इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और वो भी जो इसका न्यूक्लियर मटीरियल होता है वो बढ़िया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड रहता है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका किस पे?
नेम द फॉलोइंग, आपको इनके मतलब ये जो आपको लिखा हुआ है ना इनके बारे में बताना जरा। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली, सबसे छोटी सेल ऑर्गेनली कौन सी है बताइए जल्दी से। सबसे छोटी, सबसे छोटी। यहाँ पे बात हो रही है स्टूडेंट सबसे छोटी सेल ऑर्गेनली कौन है भाई, कौन थी वो जो लाइट माइक्रोस्कोप से दिखी थी, दिख ही नहीं रही थी मैम कंपाउंड से, तो वो जो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखी थी, लाइट से तो हमें दिख ही नहीं रही थी, वो थी राइबोसोम। कौन थी स्टूडेंट, वो थी आपकी राइबोसोम। फिर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया। रुकना जरा, ये एनिमल वाला है प्लांट सेल वाला है, अच्छा हाँ दोनों में ही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा स्टूडेंट आपका एंड प्लास्टिड। देखो एनिमल सेल में तो प्लास्टिड होते नहीं है, तो उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ी हो जाएगी, बट प्लांट सेल में प्लास्टिड भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, तो प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट सेल में ज्यादा बड़ा होता है। डन। फिर आते हैं ER स्टडीड विद राइबोसोम्स। ओके, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम लगे होते हैं तो वो क्या कहलाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, वो कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। ओ वाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था ये डीएनए है, तो डीएनए में सारा डीएनए फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल डीएनए का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो पार्ट डीएनए का प्रोटीन बना रहा है वो फंक्शनल है। तो हम ये देखते हैं लेस देन 2% पार्ट ऑफ डीएनए मेक अ प्रोटीन या सिंथेसिस अ प्रोटीन। तो मतलब मैम और सारा पार्ट कैसा है, जंक है। यस, वो जंक डीएनए है, वो कुछ काम नहीं कर रहा। तो हम ये देखते हैं जितना, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना पार्ट स्टूडेंट्स ये प्रोटीन बना रहा है, मतलब कि कैसा है, ये एक्टिव है पार्ट। उस पार्ट को जो एक्टिव होता है, मैंने आपको बताया था जो प्रोटीन बनाएगा था, सेगमेंट ऑफ डीएनए जो एक कंप्लीट प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा वो कहलाएगा आपका जीन। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, वो आपका जीन कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा। तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका जीन होता है, बिकॉज जीन ही फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस करता है। डन। अब जीन क्या है मैम, जीन से क्या हो रहा है, आपके बालों की लेंथ, आपके बालों का कलर, आप सब चीज़ें, आपकी नोज की शेप, आई की शेप, आई का कलर, सब कुछ डिसाइड करता है जीन। आपके मम्मी पापा का पूरा डेटा, पूरा मेमोरी कार्ड है जीन, जो किसके पास है, न्यूक्लियस के पास है, डीएनए की फॉर्म में। हटा दूं मैं इसको, अब देखो इसका आंसर। तो राइबोसोम हो जाएगा सबसे छोटी सेल ऑर्गेनली, प्लास्टिड प्लांट्स में और माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल्स में। यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड जीन्स विल बी द आंसर। डन। आगे बढ़ जाऊं। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम। आओ भाई जल्दी से। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखेंगे यहीं पे क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, क्रोमा का मतलब होता है कलर। क्या मतलब होता है क्रोमा का, कलर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाली जो प्लास्टिड होती हैं ये कलरफुल होती हैं। कैसी होती हैं ये, कलरफुल होती हैं ड्यू टू पिगमेंट्स। पिगमेंट्स की वजह से ये कलरफुल होती हैं। देन स्टूडेंट्स ये जो होती है ये आपकी ग्रीन कलर की होती है, मतलब ये भी कलरफुल होती है बट सिर्फ इसके पास एक ही कलर होता है। बट इसके पास बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, जैसे ये येलो, ऑरेंज, रेड, इस टाइप के पिगमेंट्स इसके पास हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो कंटेन कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है स्टूडेंट्स एक आपका ज़ैंथोफिल। ये पिगमेंट्स होते हैं इसके पास जिनको हम लोग बोलते हैं कैरोटीन्स। फिर हम लोग स्टूडेंट्स ये चीज़ नोटिस करते हैं कि इन पिगमेंट्स की वजह से, देखो जो पेटल होती है ना, जो खूबसूरती होती है फ्लावर की, जो कलरफुल होते हैं फ्लावर्स, वो क्यों होते हैं, ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। तो गिव्स ब्यूटी टू द प्लांट, या फिर आप ये न लिख के आप ये लिख सकते हैं कि पेटल का कलर्स कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट का जो कलरफुल पार्ट होता है ये कौन बनाता है, क्रोमोप्लास्ट ही बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं लिखूँ पेटल्स,
पेटल्स क्या होती हैं स्टूडेंट? जो फूलों की पंखुड़ी होती है ना, जैसे गुलाब है तो गुलाब आपको लाल नजर आ रहा है, पिंक नजर आ रहा है, क्यों? ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट। किसकी वजह से? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। पेटल के कलर, अब पेटल क्यों कलरफुल होती है? क्योंकि इनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। किसको अट्रैक्ट करना है? इंसेक्ट्स को। डन। एंड क्लोरोप्लास्ट होती है ग्रीन कलर की होती है स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है ये। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? क्लास 8 में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस होता है जब आपका जो प्लांट होता है वो CO2 एंड वाटर का इस्तेमाल करता है और फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज का, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, और ये रिएक्शन चल रही होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। डन। समझ में आई वाली चीजें? नहीं आई समझ में? यस मैम, ये चीज हम अच्छे से क्लिक होगी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। पहले इसका इस डिफरेंस पढ़ाती हूँ। देखो, क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं, ये नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं, मतलब ग्रीन नहीं होते, ये और कलर के होते हैं, जैसे ऑरेंज, रेड, येलो। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। इनके पास एब्सेंट होते हैं, कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल नहीं होता। क्योंकि क्लोरोफिल होता तो ग्रीन कलर के हो जाते हैं। लैमेले प्रेजेंट होते हैं, इसमें लैमेले एब्सेंट होते हैं। लैमेले क्या होते हैं? ऐसे, आपको याद है क्लोरोप्लास्ट था, फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये ग्रैनम होंगे इस तरीके से। अभी ग्रैनम एक दूसरे से जुड़े हुए थे विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रोमा लैमेले, इनको बोल रहे हैं लैमेले। इनमें एब्सेंट होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं ये। क्लोरोप्लास्ट आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपको पता है ये फोटोसिंथेसिस की साइट है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस चलती है। बट ये ऐड करते हैं, ये कलर को ऐड करते हैं टू द ऑर्गन ऑफ प्लांट फॉर अट्रैक्टिंग एनिमल्स फॉर द पॉलिनेशन एंड फ्रूट डिस्पर्जल। पॉलिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? के एक जगह से जो आपका मेल गैमीट है उसको फीमेल गैमीट तक ले जाने का काम कौन करते हैं? पॉलिनेटर्स करते हैं। दे आर द लाइक डाकिए हैं वो, ठीक है। जैसे इधर से उधर कोई चिट्ठी पहुंचानी है ना, वो पॉलन ग्रेन इधर से उधर पहुंचाते हैं। डन। तो ये देखा, अब मान लो मधुमक्खी है, तुम एक उसको कलरफुल फ्लावर दो और एक उसको अनकलर दो, तो वो किस पे जाएगी? वो कलरफुल पे भाग के जाएगी ना, उसको अट्रैक्ट करेगा कलर। आपको भी अट्रैक्ट करते हैं, कलरफुल चीज़ें हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। तो प्लांट्स ने भी ये स्ट्रैटेजी अपना रखी है अपना काम निकलवाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो राइबोसोम जो होती है आपकी, ये आपकी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। सेंट्रोसोम भी आपकी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। बट इसका बट ये है स्टूडेंट्स, इसका बट ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट होती है। ये क्या है? ये सब में प्रेजेंट होगी। इसका क्या सीन है? नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है एंड प्रेजेंट ओनली इन एनिमल्स। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? डन। उसके बाद राइबोसोम जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में। और जो आपके सेंट्रोसोम होते हैं ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स? सेल डिवीजन में। याद है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कौन कर रहा था? सेंट्रोसोम ही तो कर रहा था, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन। समझ में आई ये चीज़ आप लोगों को? ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फिर राइबोसोम जो होते हैं स्टूडेंट्स आपके किस में प्रेजेंट होते हैं? एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, सब में होते हैं, बट दिस इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। स्क्रीनशॉट लो। चलो देखो, राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट एंड एनिमल दोनों, बट ये सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रोटीन वगैरह बनाना रहता है, एंड ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपका सेल डिवीजन में। ये फोटोसिंथेसिस क्यों लिखा है भाई? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस होगा स्टूडेंट्स इसका। ये फोटोसिंथेसिस नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस। फाउंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, ये पूरी सेल मतलब ऐसे फैले हुए होते हैं, बट ये हमें सिर्फ न्यूक्लियस के पास में ही मिलते हैं। डन। आगे बढ़ जाऊं? ओके चलिए, वेट। चलिए भाई, समझ में आ गया आप लोगों को राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम में क्या डिफरेंस होता है? चलिए आ जाइए नेक्स्ट। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। अब हमें प्लांट एंड एनिमल सेल में डिफरेंस देखना है, तो आइए दिखाते हैं आपको डिफरेंस।
प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इनका डिफरेंस स्टूडेंट्स हम लोग को देखना है यहाँ पे। तो देखते हैं सबसे पहले प्लांट सेल के बारे में। देखिए प्लांट से एनिमल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा, सेल वॉल का। किसका होगा, सेल वॉल का। तो इसमें सेल वॉल होती है, इसमें नहीं होती। समझ गए वाला पॉइंट आपको, यार लिख ही देती हूँ यार, चलो छोड़ो यार ऐसे, ठीक है। फिर इसके अंदर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इसके पास होता है क्लोरोप्लास्ट, इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। डन। इसके पास होते हैं वैक्यूल्स, लार्ज होते हैं इसके वैक्यूल, पर इसके वैक्यूल कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, इसके वैक्यूल्स होते हैं स्मॉल। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, स्मॉल होते हैं, टेम्पररी होते हैं। कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, टेम्पररी होते हैं। बट इसके वैक्यूल्स कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, परमानेंट होते हैं। फिर इसके पास स्टूडेंट एक ऑर्गेनेली होती है सेंट्रोजोम, जिसमें नहीं पाई जाती है। फिर इसमें होती है गोल्जी बॉडी। क्या होती है स्टूडेंट्स, इसमें होती है गोल्जी बॉडी। बस इसमें गोल्जी बॉडी ना बोल के उसको हम बोलते हैं डिक्टियोसोम्स, क्योंकि इसमें जो स्टैक्स पड़े हुए होते हैं वो बिखरे हुए से पड़े होते हैं, बट इसमें एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर अरेंज हुए हुए होते हैं। समझ में आई वाली चीज़ें नहीं है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। बस ये डिफरेंस तुम्हें चिपका कर आना है अच्छे से लिखकर। हाँ चलो लो, चलिए तो देखेंगे। एनिमल सेल जो होते हैं जनरली स्मॉल होते हैं साइज में, बट ये बड़े होते हैं। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एक्सेप्ट द प्रोटोजोन एनिमल सेल पोजेसेस प्लास्टिड्स, इसमें प्लास्टिड्स नहीं होते, सिंपल सी बात है, इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। डन। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग इन द सेल। ओके, आपको सेल के अंदर इन सब की पोजीशन बतानी है। आओ बताते हैं। देखो स्टूडेंट्स, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन क्या था मैम, क्रोमैटिन था जब डीएनए थ्रेड लाइक फॉर्म में पड़ा होता है हम उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कहाँ पड़ा हुआ होता है स्टूडेंट्स, क्रोमैटिन देखिए पड़ा हुआ कैसे होता है, पहले ये दिखाती हूँ। देखो अब क्रोमैटिन कैसे पड़ा हुआ होता है, क्रोमैटिन कुछ ऐसे पड़ा हुआ होता है आपका सेल के अंदर। आपको ऐसे पतले पतले ना ऐसे धागे नजर आएंगे। डन। तो ये कहाँ पड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है। तो मैम इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस। क्या हो जाएगी इसकी लोकेशन, न्यूक्लियस हो जाएगी। फिर देखिए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या है, अगर आप इन क्रोमैटिन को कंडेंस्ड फॉर्म में ले आओ, किस फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, लाइक दिस। इस तरीके से। डन। किस तरीके से, इस तरीके से कुछ। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका क्रोमोसोम। जब यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में आ रहे हैं तो क्रोमोसोम है, और जब ये ऐसे थ्रेड लाइक फॉर्म में मिलेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, ये क्रोमैटिन मिलेंगे। तो हम ये देखते हैं क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, ये भी आपको कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है स्टूडेंट्स के, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। फिर आते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन होता है तो उसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये हमें कहाँ मिलेगा, वैक्यूल में, वैक्यूल के ऊपर एज अ मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस हमें कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आपको न्यूक्लियस के अंदर डार्कली स्टेन्ड रीजन देखने के लिए मिल जाएगा, लाइक दिस, ऐसे। ये डार्कली स्टेन्ड रीजन और कुछ नहीं है, ये है आपका न्यूक्लियोलस। क्या है स्टूडेंट्स, ये है आपका न्यूक्लियोलस। तो आगे आपको समझ में इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है सेल में, स्क्रीनशॉट लो आप पहले। ओके डन, आगे आ जाए आंसर्स। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, वैक्यूल, न्यूक्लियस। डन। तो ये आपके आंसर्स आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स व्हाई। लाइसोसोम्स को डाइजेस्टिव बैग क्यों बोला जाता है, इसका रीजन आप लोगों को बताना है। चलिए लाइसोसोम को स्टूडेंट्स हम लोग, लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल या फिर डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, सुसाइड बैग या फिर डाइजेस्टिव बैग्स। तो ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं कि लाइसोसोम्स के पास क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कैसे होते हैं, जो हाइड्रोलिटिक हैं।
हाइड्रोलिटिक है, मतलब पानी लगा के आप इनको तोड़ सकते हैं, पानी लगाओ और तोड़े जाओ। हाइड्रोलिटिक होते हैं और एसिडिक होते हैं नेचर में। तो हम ये देखें जब इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं तो ये डाइजेस्ट कर सकते हैं एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग इज इन द सेंस नहीं कि तुमने इसको कुछ और डाइजेस्ट करने को देता, वो भी कर सकते, मतलब सेल के अंदर का सब कुछ डाइजेस्ट कर सकते हैं, इवन खुद की ओन सेल डाइजेस्ट एवरीथिंग, ऑन सेल ऑर्गेनलीज एंड सेल इटसेल्फ। डन, आगे बढ़ जाऊं। ओके, तो इसलिए इसका रीजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि लाइसोसोम को हम लोग क्यों बोलते हैं डाइजेस्टिव बैग, इसलिए बोलते हैं कि मैम उसके पास होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स व्हिच इज हाइड्रोलिटिक एंड एसिडिक इन नेचर। स्क्रीनशॉट लो, देखो लाइसोसोम आर कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग बिकॉज दे डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल, क्योंकि ये क्या डाइजेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकते हैं जो सेल के अंदर एंट्री लेगा, जैसे बैक्टीरिया एंड वायरसेस। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनल इज द पावर हाउस ऑफ द सेल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, राइट इट्स ब्रीफ इन इट्स फंक्शन। ये ना मार्क कर लो, तुम्हारे कॉपी में एग्जाम में जरूर मिलेगा क्वेश्चन। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, कौन होता है पावर हाउस ऑफ द सेल स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो आपका इसका ब्रीफ भी बताना है, तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा वहां पे डायग्राम। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, आप बनाएंगे डायग्राम। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको डायग्राम सिखाती हूँ इसका। यहाँ बनाते हैं, देखिए स्टूडेंट्स कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले आप ऐसे बनाएंगे बड़ी सी, एंड देन देखो कैसे, सबसे पहले इस तरीके का सॉसेज सा बना लोगे, देन उसको थोड़ा 3D व्यू दिखाने के लिए ऐसा बना लो। उसके बाद अंदर आपको ऐसे बस आबड़ खाबड़ करनी है, बस पेंसिल उठाओ और चला दो कहीं को भी। उसके बाद कलर मैं करूँगी क्योंकि मुझे पसंद है, आप भी कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसका नामकरण। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। उसकी एक मेम्ब्रेन तो ये है बाहर वाली आउटर, और ये है अंदर वाली इनर। तो इसकी इनर मेम्ब्रेन ना ऐसे सीधी नहीं होती है, ऐसे आबड़ खाबड़ होती है। एंड दिस फोल्ड्स, ये जो फोल्ड्स है ना, ये जो फोल्ड्स है ना, इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टा। क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। डन। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि यहाँ पर ये जो स्पेस है ना, ये खाली है, ये अंदर जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम इसको, मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स इसका DNA वगैरह पड़ा हुआ होता है, क्योंकि आपको पता है ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली है। आई डोंट थिंक इट इज़ विजिबल टू यू ऑल। देखिए इस तरीके से यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ रहता है क्या, DNA। इसके पास खुद के राइबोसोम्स भी पड़े हुए होते हैं क्या, ऐसे इसके पास खुद के राइबोसोम्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि पहले खुद एक ऑर्गेनली हुआ करती थी। बताई थी मैंने, नहीं बताई थी, एंडोसिम्बाटिक थ्योरी पढ़ाई थी ना भाई। तो दिस इज द DNA एंड दिस इज द राइबोसोम। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाकर आना है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को, माइटोकॉन्ड्रिया बना। और हाँ, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दिस स्पेस, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर का मतलब होता है दो मेम्ब्रेन के बीच में। डन। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना दोगे बढ़िया करके, ऐसे ही बना कर आना है। उसके बाद इसका डिफरेंस लिखोगे। डिफरेंस क्या लिखोगे, मतलब डिफरेंस बोल रही हूँ, सॉरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे कि ये ATP फॉर्मेशन का, ATP सिंथेसिस करता है।
क्या करता है स्टूडेंट्स, ये एटीपी सिंथेसिस करता है, मतलब कि एटीपी का फॉर्मेशन करता है। सबसे बड़ा रोल ही ये है इसका, जब भी तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। डन, आगे बढ़ जाओ, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, आ जाओ यहाँ पे। देखो, mitochondria is called the powerhouse of the cell because it contains enzymes that are needed for the stepwise oxidation of food stuff present in the cell to CO2, water and energy is released। और हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, एटीपी फॉर्मेशन करता है। ये कैसे करता है, कैसे करता है, ये करता है ऐसे है कि इसके पास कुछ एंजाइम्स पड़े होते हैं, वो आपके लेवल पर नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये क्या करता है अल्टीमेटली, जो आपका ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज आपका स्टूडेंट्स पायरूवेट में टूट जाता है सेल के साइटोप्लाज्म में। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ग्लूकोज पायरूवेट में टूट जाता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो हम ये देखते हैं, अब ये पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स इस पर एक्ट करते हैं और इसको तोड़ देते हैं, CO2, वाटर एंड साथ में एटीपी। डन, इस तरीके से क्या करता है स्टूडेंट्स, ये आपका सिंथेसिस करता है चीज़ों का, एटीपी का। डन, आगे बढ़ रही हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब विद डायग्राम द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर इग्नोर करें पहले आपको इमेज को, अब आप यहाँ पे देखेंगे पहले जो मैं बता रही हूँ आपको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल बताना था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो पहली बात तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल मेम्ब्रेन दिया किसने था, ये जो मॉडल था ये दिया गया था आपका दो साइंटिस्ट के थ्रू, सिंगर एंड निकोलसन। तो सिंगर एंड निकोलसन दो ऐसे साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्या दिया था, इस मॉडल को दिया था। तो ये थे साइंटिस्ट, ये थे साइंटिस्ट। डन, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग ये चीज़ नोटिस करेंगे कि इसमें क्या था, इसमें इन्होंने ये बोला था कि जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का मतलब, पहले ये बताती हूँ मैं आपको, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो आपके प्रोटीन हैं, इन्होंने ये बोला था, इन्होंने इसको कंपेयर किया था आइसबर्ग्स ऑन वाटर से या ऑन ओशियंस, आइसबर्ग्स इन ओशन। जैसे कि आपकी आइस जो होती है वो ओशन पे तैर रही है ना, इसी तरीके से इन्होंने ये बोला था कि प्रोटीन्स जो हैं वो फ्लूइड, मतलब क्या फ्लूइड है, लिपिड्स के पूरे उसमें तैर रहे हैं। मतलब कि इन्होंने ये बोला था कि प्रोटीन्स बॉबिंग इन द पूल ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स के पूल में कौन बॉबिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, प्रोटीन बॉबिंग कर रहे हैं। ये था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। समझ में आने वाली चीज़ आप लोगों को, ये था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। अब इसका डायग्राम देखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो था, हाँ ये कुछ और पॉइंट्स भी याद रखना है, जैसे कि तो ये हो गया। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि ये जो होता है, मतलब जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था तो इन्होंने बोला था कि ये फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। फॉस्फोलिपिड होती है जिसमें फॉस्फेट होता है, साथ में लिपिड ग्रुप लगा हुआ होता है, और फॉस्फेट की बाई लेयर है। ये बाई लेयर का मतलब होता है दो लेयर प्रेजेंट होती हैं फॉस्फोलिपिड के, एक ऊपर और एक नीचे, समझे। और उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर ही लगे हुए होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और कुछ प्रोटीन मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए होते हैं पेरीफेरी पे, उनको हम बोलते हैं आपके क्या भूल गई मैं, पेरीफेरल प्रोटीन। सही तो है, पेरीफेरल प्रोटीन। चलो भाई लो स्क्रीनशॉट इसका। अब देखो डायग्राम, तो आपको करना है ऐसा, आपको पहले तो उनकी गर्दन बनानी है, बेसिकली फॉस्फोलिपिड के सर बनाने हैं आपको। बना लोगे आप दोनों साइड से सर, थोड़ा गैप भी छोड़ देना क्योंकि प्रोटीन भी दिखाने हैं आपको। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इस तरीके से, उसके बाद स्टूडेंट्स ये क्या है, ये है फॉस्फोलिपिड, तो इसमें हम लोग क्या चीज़ नोटिस करते हैं कि फॉस्फोलिपिड में जो इसका सर होता है ना, जो इसका हेड होता है, वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, वो आपका कैसा होता है, जल्दी से बताइए। वो होता है मैम वाटर लविंग होता है। तो हम ये देखते हैं बाहर जो साइटोप्लाज्म होता है और अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है, देखो ऐसे है ना, ये ऐसे रहेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो हम ये देखेंगे अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है और बाहर भी साइटोप्लाज्म होता है। डन। तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि बाहर की तरफ हेड और दोनों साइड पे, मतलब जहाँ पे पानी है उन दोनों साइड पर सर प्रेजेंट होगा, क्योंकि सर जो है इसका वो कैसा है स्टूडेंट, वो इसका वाटर लविंग है। नेक्स्ट इसकी जो टेल्स हैं, जो इसकी टेल हैं वो है वाटर फोबिक, वो पानी से डरती हैं, वो लिपिड से बनी हुई होती हैं। फिर हम ये चीज़ नोटिस करते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पर बीच में आपको ऐसे प्रोटीन लगे हुए नजर आएंगे, ऐसे कुछ प्रोटीन ऐसे अंदर तक मतलब धसे हुए होंगे, इनको हम बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन, ऐसे। और कुछ ऊपर की तरफ ही लगे हुए होंगे ऐसे यहाँ पे, इनको हम बोलेंगे पेरीफेरल प्रोटीन्स। क्या 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 बोला मैंने यहाँ पे, ये हैं आपके जो पेरीफेरी पे लगे हुए हैं, पेरीफेरल प्रोटीन। और ये हैं स्टूडेंट्स आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन, समझ में आई वाली चीज़ आप लोगों को। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या चीज़ नोटिस करते हैं कि यहाँ पर कुछ कार्बोहाइड्रेट पार्ट भी प्रेजेंट होता है, ऐसे कुछ शुगर्स होती हैं ऐसी लगी हुई। ये शुगर हो गई, दिस इज व्हाट, दिस इज द शुगर। फिर हम देखेंगे कुछ कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी इसमें एडिशनल प्रेजेंट रहता है, जैसे यहाँ पे अंदर की तरफ आपको लगा हुआ मिल जाएगा कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आपने इतना डायग्राम बना दिया ना, आई मेक श्योर कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लो इसका स्क्रीनशॉट, इतना आसान है। ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखो इसमें, देखो अब आपको ये चीज़ पता चलेगी कि यहाँ पे ना ऐसे जो लिपिड्स है ना वो ऐसे 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 मूव कर रहे हैं, ऐसे। ये नहीं है ऐसे रिजिड सी वो नहीं है वो, समझ गए। नेक्स्ट अब देखो, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ अ बाइलेयर और फॉस्फोलिपिड। वही चीज़ बताई थी मैंने कि इनके अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। इसमें दो टाइप के प्रोटीन रहते हैं, एक होता है जो अंदर तक गड़े हुए थे, जिनको हमने क्या बोला था, इंटीग्रल प्रोटीन या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन हम उसको बोलते हैं, जो कंप्लीटली कवर कर रहे होते हैं लिपिड बाइलेयर को। और एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है जो बाहर की तरफ लगा हुआ होता है, जो क्या कर रहा होता है स्टूडेंट, जो बाहर आउटर सरफेस पर लगा हुआ होता है और इनर सरफेस पर लगा हुआ होता है ऑफ द लिपिड मेम्ब्रेन। The fluid mosaic membrane has been described as a number of protein iceberg floating in the sea of lipids. ये मैंने आपको बताया कि जैसे आइसबर्ग्स जो हैं वो ओशन में तैर रहे हैं, इसी तरीके से प्रोटीन्स जो हैं वो बॉब कर रहे हैं इन द सी ऑफ लिपिड्स। डन डन। तो इसका डायग्राम भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसे आप इस डायग्राम को अच्छे से अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आप देखेंगे ये प्रोटीन अंदर तक गड़ा हुआ है, इसलिए इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोला है। कुछ प्रोटीन सिर्फ पेरीफेरी पे लगे हुए हैं, ये आपको नजर आ रहा है ऐसे। दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्या है स्टूडेंट्स, ये फॉस्फोलिपिड है। ये आप देखो यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है शुगर की फॉर्म में, कुछ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन भी लगा हुआ होता है। ग्लाइकोप्रोटीन कुछ नहीं है, कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन पार्ट, ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड पार्ट, बस और कुछ भी नहीं है। डन। आगे बढ़ जाऊँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। चलिए, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल एंड मेंशन वन फंक्शन ऑफ द मेन सेल ऑर्गेनेली। ओके, आपको एनिमल सेल का डायग्राम बनाना है स्टूडेंट्स। क्या बनाना है आपको, डायग्राम बनाना है एनिमल सेल का, और हर ऑर्गेनेली का फंक्शन भी यहाँ पे बताना है। चलिए, तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स ये हो जाएगी आपकी एनिमल सेल। ज़्यादातर ये कैसी होती है, स्फेरिकल होती हैं। तो दिस इज द एनिमल सेल। अब हम देखेंगे इसकी ये जो मेम्ब्रेन है, सबसे पहले कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हो जाएगी स्टूडेंट्स आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को, ये हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, ऐसे सेंटर में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे इसका ER हो जाएगा। फिर हम देखेंगे इसके अपोजिट साइड पर, ये हो गया ER, फिर यहाँ पर हम देखेंगे देयर इज अ ऑर्गेनेली हियर, जो ऐसे शर्मा कर बैठी हुई है, इससे ऐसे मिल जाएगी आपको ये। इसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। फिर आपको स्टूडेंट्स ऐसे बर्गर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे आपको बर्गर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। देन आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, छोटे छोटे ऐसे लाइसोसोम्स घूमते हुए मिल जाएंगे, जो अल्टीमेटली भाड़े के गुंडे हैं, ऐसे। दिस आर द लाइसोसोम्स। फिर आपको और क्या क्या मिल जाएगा इसके अंदर, आपको यहाँ पे क्रोमैटिन पड़ा हुआ मिलेगा, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे।
तो सबसे पहले इनकी नेमिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स दिस इज द गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का फंक्शन बताइए। देखिए फंक्शन भी ना बोल रहे हैं ना, तो फंक्शन भी हम लोग यहीं पे लिखेंगे। गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए। फंक्शन होता है मैम इसका पैकेजिंग, मॉडिफिकेशंस, एंड डिस्पैचिंग। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को। पैकेजिंग, मॉडिफिकेशंस एंड डिस्पैचिंग किसका फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, गोल्जी बॉडी का फंक्शन होता है। नेक्स्ट अब आते हैं किस पर, ये राइबोसोम। राइबोसोम किस में हेल्प करता है स्टूडेंट्स, राइबोसोम हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है आपका क्या, राइबोसोम। देन नेक्स्ट ये है आपका ईआर। अब ईआर में भी आपका अगर राइबोसोम लगे हुए हैं उसके ऊपर लाइक दिस, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आर ई आर। दिस पार्ट इज द आर ई आर एंड दिस पार्ट इज द एस ई आर। दिस पार्ट इज द एस ई आर। अब हम देखते हैं जो आपका आर ई आर है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, और जो आपका एस ई आर है वो आपका किस में हेल्प कर रहा है, लिपिड सिंथेसिस में। किसमें हेल्प कर रहा है, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है। डन। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या चीज नोटिस करते हैं, ये है आपके वैक्यूल्स। ये क्या है आपका, ये है वैक्यूल। वैक्यूल क्यों लिख रही हूँ भाई मैं इसको, लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम किस में हेल्प करता है स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाता है आपका, डाइजेस्ट कर देता है ये, डाइजेस्ट द अनवांटेड मटेरियल। अनवांटेड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है स्टूडेंट्स, आपकी लाइसोसोम हेल्प करता है। समझ में आई वाली चीज आप लोगों को। तो इस तरीके से आपको सेल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना था और मैंने आपको करा दिया है। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है, ये उन्हीं चीजों को अंदर आने देगी जो सेल के लिए क्या होंगी स्टूडेंट्स, यूजफुल होंगी। फिर यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है ऐसे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, इन सब सेल ऑर्गेनेलीज को होल्ड करके रख रहा है। फिर स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक ऑर्गेनेली होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम। याद है नहीं याद है, दिस इज द सेंट्रोजोम। क्या है स्टूडेंट्स, ये है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम किस में हेल्प करती है आपकी, सेल डिवीजन में हेल्प करती है, सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करती है। तो यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी एनिमल सेल बना दी है और उसके सारी ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस भी लिख दिए हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आ जाइए अब देखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप सेल देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने देखी, स्मूथ ईआर बताया मैंने, रफ ईआर बताया, गोल्जी, लाइसोसोम, वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया तो रह गया, ओहो ये कैसे रह सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे रह गया, ये मेरी नज़रों से कैसे बच गया, कोई नहीं अभी बनाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है आपका, एनर्जी फॉर्मेशन कर रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ये एटीपी का, एटीपी सिंथेसिस। डन। समझ में आई वाली चीज आप लोगों को। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी वहां पर ऐड कर लेना, कर लो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियोलस, गोल्जी, माइक्रोट्यूब्यूल, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, सेंट्रियोल, ये सब मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हेल्प करता है स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस की साइट है, जो अगर आर है तो प्रोटीन सिंथेसिस है और एसईआर है तो लिपिड सिंथेसिस। राइबोसोम प्रोटीन में हेल्प कर रहा है सिंथेसिस करने में। गोल्जी बॉडी जो है वो सिक्रीशंस करा रहा है सेल से, पैकेजिंग करा रहा है, मॉडिफिकेशंस करा रहा है। लाइसोसोम जो है स्टूडेंट्स वो उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की साइट हो जाएगी। फिर आते हैं स्टूडेंट्स पेरियोक्सोम। ये क्या है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सेल का और सेल को ऑक्सीडेटिव चेंज से डैमेज से बचाते हैं। देखिए
ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेंस वाटर का बैलेंस, पेरिक्सोम मेंटेन करते हैं। सेंट्रोसोम जो होता है वो स्पिंडल फॉर्मेशन करता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है सेल डिवीजन में। न्यूक्लियस आपको पता ही है भाई, न्यूक्लियस तो मतलब जान है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ होता है। ऑर्गेनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल एंड कंटेन द मेजॉरिटी ऑफ द सेल जेनेटिक मटेरियल। क्रोमैटिन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डन, आगे बढ़ जाऊं, बढ़ गई। और यहाँ पर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए स्टूडेंट्स। ये 20 क्वेश्चंस थे एंड आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आए हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट MIQs मैंने आपको करा दिए थे जितने ही मुझे लग रहे थे। तो इसी के साथ आपके चैप्टर का क्वेश्चन वाला पार्ट भी खत्म होता है। अब बचा है सिर्फ वन शॉट में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे, जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आएगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है। तो हम लोग इसका पार्ट 1 पार्ट 2 नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे पार्ट 1। तो वापस से एक और चीज़ बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स के मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। अगर आप लोग CBSE बोर्ड से हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको E-बुक्स एंड E-नोट्स चाहिए, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहाँ से अवेल कर सकते हैं। एंड दूसरा, आप हमें कहाँ से फॉलो कर सकते हैं? आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो भाई मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, ऐसी धमाकेदार सेशन भी वो हमारा रहने वाला है। तो जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।